ए आएगा सर, 1 2 3। ठीक। इस प्रकार के अनेकों प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो कि आप लोग या तो याद करके सॉल्व करते हो या तो कोई दूसरे वे से याद करते हो। लेकिन आज मैं जो पढ़ा रहा हूं, इसके बाद आप लोग जीवन भर आप लोगों को दिखेगा दिमाग में कि कहां क्या है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि आज से पहले क्या देखते थे नहीं पता, लेकिन आज के बाद छत्तीसगढ़ यही है। ठीक है। मैं छत्तीसगढ़ के संभागों के बारे में चर्चा कर रहा हूं, बिना कुछ छोड़े हर एक बात बोलूंगा, बस ध्यान से सुनना। छत्तीसगढ़ के संभाग, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 5 संभाग हैं। ये ऊपर वाला पहला संभाग हो जाएगा, ये है बिलासपुर संभाग, नीचे वाला बस्तर संभाग, और ये है दुर्ग और रायपुर संभाग। आप लोग नाम से फैमिलियर हो, कोई भी यहाँ नया कैंडिडेट नहीं है, सबको मैं जानता हूं। ठीक है। इसीलिए मैं बहुत ज्यादा ऐसा सोच के नहीं पढ़ाऊंगा कि मेरे को लिखना पड़े, इसको सरगुजा बोलते हैं, इसको बिलासपुर, इसको थोड़ा स्पीड में भी चलेंगे। तो ये वाला सरगुजा संभाग, ये वाला बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और बस्तर। याद रखना, रायपुर संभाग का गठन 1862 में हुआ था। कब हुआ था? 1862। इसके बाद बिलासपुर को एक संभाग बनाया गया 1956 में। 1981 में बस्तर को एक संभाग बनाया गया। 2008 में सरगुजा संभाग बना और 2013 में दुर्ग संभाग बना। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, रायपुर संभाग कब बना, रायपुर जिला कब बना। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूं संभाग की। क्लियर हो गया ये एक चीज। दूसरी चीज, इसी नक्शे में यहां एक वी बनाना है, यहां एक वी बनाना है, यहां एक सीधी लाइन खींचनी है, यहां एक सीधी लाइन और यहां एक सीधी लाइन। इसी नक्शे से क्लियर हो रहा है कि आपका जो राज्य है छत्तीसगढ़, वो किन 7 राज्यों से घिरा हुआ है। पहला है उड़ीसा, दूसरा है झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पूरा यहां से यहां तक मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। क्लियर हो गया। पहले सेटअप में छत्तीसगढ़ का यही देखना है और दिमाग में यही याद होना चाहिए। दूसरी चीज, जब ये याद है तो ये एक जादुई चीज है, इसमें दिशा लिखेंगे अपन। इसको बोलते हैं उत्तर। क्या बोलते हैं? उत्तर। इसको दक्षिण, इसको पूर्व और इसको पश्चिम। ये एरो वाला जो डायरेक्शन है, ये हमेशा दिमाग में होगा। हर एक सेटअप पढ़ेंगे, ये दिमाग में होना चाहिए। अभी के हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि अबुझमाड़ दंडकारण्य की किस दिशा में। दंडकारण्य प्रदेश अपन बस्तर को बोलते हैं, और इसमें जो अबुझमाड़ की पहाड़ी है वो इसके किस दिशा में है? देखो, दंड तुलना किससे कर रहा है? दंडकारण्य। तो दंडकारण्य के बीच में ये नक्शा रखेंगे और यहाँ पर एग्जैक्टली क्या है? अबुझमाड़ की पहाड़ी। जब यहाँ रखेंगे तो दिखेगा आपको क्या? पश्चिम। इसका उत्तर व्यापम ने लिया था दक्षिण पश्चिम, और अमेंडमेंट आंसर में इस प्रश्न को डिलीट किया उसने, क्योंकि ऑप्शन में पश्चिम था ही नहीं। ठीक है। तो दंडकारण्य बोला जी मैं, दंडकारण्य का पठार के किस दिशा में है? अबुझमाड़ की पहाड़ी। ठीक। तो इस चीज को विशेष तौर पे याद रखना। साथ ही साथ ये 4 और है, इसको क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व, इसको दक्षिण पूर्व, इसको दक्षिण पश्चिम, इसको उत्तर पश्चिम। अब बहुत बार आया हुआ प्रश्न, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर है? तो किस दिशा की ओर है? दक्षिण पूर्व। ये पूछेगा छत्तीसगढ़ की किस दिशा में मध्य प्रदेश है? तो उत्तर पूर्व। छत्तीसगढ़ की इस दिशा में है, इसीलिए उत्तर पूर्व। ऐसे ही सभी राज्यों को पूछ सकता है कभी भी कूट में। तो जो पहला सेटअप दिमाग में, ये संभाग
संभाग के साथ सातों राज्य और सातों राज्य के साथ ये दिशा सूचक दिमाग में हमेशा होना चाहिए और हमेशा क्लियर कि छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश है। यदि छत्तीसगढ़ के उत्तर में बात करूं तो उत्तर में मध्य प्रदेश भी है, उत्तर में उत्तर प्रदेश भी है। यदि मैं उत्तर पूर्व की बात करूं तो उत्तर पूर्व में कौन है? झारखंड। यदि मैं पूर्व दिशा की बात करूं तो पूर्व में कौन है? उड़ीसा। अगर प्रश्न ऐसा आता है कि उड़ीसा के किस दिशा में छत्तीसगढ़ है, तो उड़ीसा के किस दिशा में है? पश्चिम में। इन चीजों को एकदम विशेष तौर पे क्लियर करके रखो। शुरुआती दौर में ये दिशा सूचक का और ये छत्तीसगढ़ की स्थिति का अच्छे से ज्ञान आपको बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया? ये बढ़ूं आगे कि कोई डाउट है किसी को? रश्मि क्लियर है? अगला मैं एक एक संभाग उठा रहा हूं, एक एक संभाग। ऊपर से पहले उठाता हूं सरगुजा संभाग। यह है सरगुजा संभाग। कौन सा संभाग है? सरगुजा संभाग। इस संभाग का गठन हुआ था 2008। ठीक है। इसके वर्तमान में इस संभाग में कुल कितने जिले हैं कोई पूछा तो बोलना है कितने? 6 जिले। छत्तीसगढ़ का उत्तरीय संभाग कहलाता है। कौन सा संभाग? उत्तरी संभाग। इसके यदि जिलों को बांटूं तो ये 1948 में पूरा एक जिला था सरगुजा। इस जिले को क्या बोला जाता था? सरगुजा। और पूरा एक जिला था। 1998 में इसको 3 भागों में बांटा गया। एक कोरिया, दूसरा सरगुजा, तीसरा जसपुर। 1998 के बाद 2012 में 2 और जिले बनाए गए, बलरामपुर और सूरजपुर। और 2022 में एक और नया जिला बना, मनेन्द्रगढ़। ये क्रम बताने का रीजन क्या है कि पूछता है कि इस जिले का गठन किस जिले को तोड़ के किया गया। ठीक है, तो आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। मैं बता दे रहा हूं, लिख रहा हूं सारी चीजों को। देखो अभी तो काट लेते हैं। ये है एमसीबी, ये है कोरिया, ये है ऊपर वाला जसपुर, ये है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये है कोरिया, ये है सूरजपुर, ये है बलरामपुर, ये है सरगुजा और ये है जसपुर। यदि बोलूं जसपुर का मातृत्व जिला कौन सा है, किस जिले से जसपुर का गठन हुआ तो आंसर होगा सरगुजा। किस जिले से कटकर कोरिया का गठन हुआ तो सरगुजा। किस जिले से कटकर सूरजपुर का गठन हुआ तो सरगुजा। किस जिले से कटकर बलरामपुर का गठन हुआ तो सरगुजा। और एमसीबी का गठन किसके तोड़ के हुआ है? कोरिया। तो मातृत्व जिला करके पूछता है। ठीक है, एकदम एग्जैक्टली यही वर्ड से क्वेश्चन आया भी हुआ है कि मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर का निर्माण किस जिले को तोड़कर हुआ? कोरिया। तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। क्लियर? अब सरगुजा कब बना था? 1948 में। जसपुर बना 1998 में। कोरिया बना 1998 में। सूरजपुर बना 2012 और बलरामपुर भी कब बना? 2012। साथ ही साथ इसका गठन 2022। सेकेंड फ्रेम में पूरा सरगुजा का 6 जिला इसी वे में आपके दिमाग में होना चाहिए। मार्केट में बुक्स बहुत अवेलेबल है, लोग उठा उठा के रट भी रहे हैं उसको, लेकिन मुद्दा यह है कि पढ़ने का तरीका नहीं पता लोगों को कि कैसे उसको इजी वे में पढ़ा जाए, लंबे समय तक कैसे उसको याद रखा जाए। तो वही सिखा रहा हूं। अगला है सरगुजा संभाग के बाद बिलासपुर संभाग। यही चित्र बना था, चित्र में देखे थे। यह है बिलासपुर संभाग। इसका गठन कब हुआ था? संभाग का गठन कब हुआ था? 1956। मैं हमेशा बताता हूं 1956 एक विशेष वर्ष है।
इसी वर्ष फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश को भारत सरकार मानते हुए पूरे भारत का विभाजन करती है। ठीक है, 14 राज्यों में और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में। ठीक है, मध्य प्रदेश का गठन भी 1956 में हुआ और भारत में जितने राज्य हैं सबका पुनर्गठन 1956 में हुआ। सबका, जितने पुराने हैं 1956 में जो बने थे 14, वर्तमान में तो 28 है ना। 28 राज्य कब कब बने, ये भी बहुत जरूरी क्वेश्चन है जो पीएससी की तैयारी कर रहा है। सीजीपीएससी की जो तैयारी कर रहा है और जिसके सिलेबस में संविधान इतिहास है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन हिस्ट्री है, उसको 28 के 28 राज्य कब बने, कौन से वर्ष में बने, ये पता होना चाहिए। ठीक है, तुम लोगों को तो रटा होना चाहिए, रटवा दूंगा। ठीक, बस याद रखो कि बिलासपुर संभाग 1956 में बना और 1 नवंबर 1956 को ही मध्य प्रदेश भी बना। 1 नवंबर 1956 मध्य प्रदेश का गठन वर्ष। ठीक है, तो बिलासपुर संभाग 1956 में बना। अब इसको काटते हैं, यह है मुंगेली, क्या है मुंगेली, यह है बिलासपुर, यह है गुरेला पेंड्रा, यह है रायगढ़, ऊपर वाला कोरबा, जांजगीर चांपा शक्ति, यह है मुंगेली, यह है गुरेला पेंड्रा मारवाड़ी, यह है बिलासपुर, यह है कोरबा, यह है जांजगीर चांपा, यह है शक्ति, रायगढ़, सारंगढ़। ये पूरा का पूरा बिलासपुर जिला कहलाता था। कब तक? 1861 से 1948 तक। 1948 में इसको तोड़ के एक नया जिला बनाया गया, रायगढ़। और उसके बाद 1998 में गठन हुआ कोरबा का और जांजगीर चांपा। तो कोरबा का गठन किसके थ्रू हुआ? इसका मातृत्व जिला कौन सा होगा? बिलासपुर। इसका कौन सा होगा? बिलासपुर। इसके बाद 2012 में मुंगेली बना। क्या बना? मुंगेली। इसके बाद 2020 में बिलासपुर से ही क्या बना? गुरेला पेंड्रा मारवाड़ी। इसके बाद 2022 में जांजगीर चांपा से बना शक्ति। 2022 में ही सारंगढ़ भिलईगढ़ बना, रायगढ़ और बलौदा बाजार को तोड़ के। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, सारंगढ़ भिलईगढ़ का जो मातृत्व राज है वो कौन है? एक तो रायगढ़ और दूसरा बलौदा बाजार। दो जिलों से मिक्स करके सारंगढ़ भिलईगढ़ बनाया गया। ठीक है, याद रहेगा। अब सबका वर्ष देख लो, क्लियर तो हुई गया है। बिलासपुर का गठन कब हुआ? 1861। यहां विशेष ध्यान देने वाली बात है कि बिलासपुर जिले का गठन 1861 में हुआ है, बिलासपुर संभाग बना 1956 में। अगला है 1948 में बना रायगढ़। क्लियर है? एकदम बोर्ड पे ध्यान दो, जो पढ़ा रहा हूं हजारों बार सारे क्वेश्चंस के रूप में पूछा हुआ है और आने वाले समय में भी लगातार ये क्वेश्चंस के रूप में आएंगे। हर एक फैक्ट एकदम नीट एंड क्लीन रहो इस पे, अपने दिमाग पे। 1998 में बना कोरबा, 1998 में बना जांजगीर चांपा, 2012 में बना मुंगेली, जिसको छोड़ अच्छा हो गया। गुरेला पेंड्रा मारवाड़ी बना 2020, 2022 में शक्ति और 2022 में ही सारंगढ़। हो गया क्लियर? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना? बढ़े आगे। बिलासपुर के जस्ट नीचे है दुर्ग, तो ये हो जाएगा दुर्ग संभाग। ऐसे ही बना था शुरू वाले बॉक्स में।
इस दुर्ग संभाग का गठन बोलूं तो ये दुर्ग संभाग का गठन कब हुआ था? 2013। इसको अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वर्तमान में, एक मिनट बैक जाता हूं थोड़ा सा, जैसे वहां कुल 6 जिले, वहां कुल जिलों की संख्या कितनी है? 6। यहाँ कितनी है गिनो? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बिलासपुर संभाग में कुल 8 जिले हैं। और यदि प्रश्न पूछा जाए कि वर्तमान में किस संभाग में जिलों की संख्या सर्वाधिक है, तो बिलासपुर संभाग। क्लियर? देखते हैं दुर्ग संभाग को। दुर्ग संभाग में वर्तमान में जिलों की संख्या 7 है। कितने जिले हैं इसमें? 7 जिले। तो दुर्ग संभाग का गठन 2012 में और इसके 13 में, और इसके कुल 7 जिलों को देख रहे हैं। ठीक है? क्यों करण लेट किए? चल ठीक है, यहां से देखो, अच्छे से समझने का प्रयास करो। दुर्ग संभाग को बांटेंगे अपन 7 जिलों में। सबसे पहले ऊपर एक बड़ा सा ये कवर्धा। कौन सा जिला है ये? कवर्धा। ये है पूरा राजनांदगांव था पहले। अब इसमें से एक जिला बन गया है खैरागढ़, सूरी खदान, गंडई। नीचे काट दिए हैं मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी। क्लियर? अब ये जो है इसके बीच से एक सीधी लाइन खींचना है, ये है बेमेतरा। यहां से एक लाइन खींचना है, ये दुर्ग, और ये है बालोद। क्लियर? वर्ष देखते हैं, गठन का वर्ष सबसे इंपॉर्टेंट संभाग है। इसके जिलों का गठन वर्ष बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है रीजन, अलग डेट है क्योंकि। ठीक है? दुर्ग का गठन हुआ था 1906। राजनांदगांव का गठन हुआ था 1973, 1973। इसीलिए पूछता है इन दोनों को बार बार। ठीक है? मेरे को जहां तक याद है, मैंने जितने भी अनसॉल्व देखे हुए हैं, 10 एग्जाम से ऊपर एग्जाम में इनका डेट पूछा हुआ है। एग्जाम्स में डायरेक्ट आता है तभी हमें याद हो गया, आप करा दिए। ठीक। अब इसके बाद बना 1998 में कवर्धा। इसके बाद बना 2012 में बेमेतरा, और नीचे 2012 में बालोद। इन दोनों का तो जान ही रहे हो, 2022। अब यदि बात करूं मैं इस पूरे संभाग की, तो 1906 में ये पूरा एक ही संभाग था, जिसको बोलते एक ही जिला था ये संभाग, और ये दुर्ग जिले के नाम से जाना जाता था। दुर्ग जिले से 1973 में काट के क्या बना? राजनांदगांव। क्लियर? राजनांदगांव से अलग करके कवर्धा बनाया गया। राजनांदगांव से अलग करके केसीजी बनाया गया और एमएमए बनाया गया। दुर्ग से अलग करके ये दोनों बना। तो यदि मैं क्वेश्चन करूं कि बालोद जिले का मातृत्व जिला कौन सा है, तो उत्तर होगा दुर्ग। ये सारा एक कॉन्सेप्ट है पूरा। इसको कॉन्सेप्ट वे पे जब, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, इसी वे में जब आप याद रखोगे ना, तो एग्जाम में क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। जब आप स्वयं से बुक में रटोगे इसको, तो हमेशा ये डाउटफुल टॉपिक रहेगा आपके लिए। ठीक है? दुर्ग संभाग के बाद जस्ट इसके बगल में है रायपुर संभाग। तो रायपुर संभाग को अपन देखते हैं ऐसे। ठीक है? रायपुर संभाग का गठन कब हुआ था? 1862। रायपुर संभाग बना। क्या बना? संभाग। इसका पहला जिला ऐसे ही खींचना है, सेम जैसे बनाया रायपुर। ये क्या है? रायपुर। यहाँ से यहाँ ये क्या है? बलौदा। यहाँ से यहाँ ये क्या है? और यहाँ से सेम खींचना है लाइन को। उसके पीछे रीजन है। यदि सेम खींचोगे तो सारी चीजें इसी में पढ़ाने वाला हूं मैं, मेरी क्लास में देख चुके हो आप। एनएच पूरा इसी में रटेंगे।
भू आवेशित जिला इसी में रखना है, अनुसूचित जिले इसी में रखना है, जैविक जिले इसी में रखना है। ठीक है, सारी चीजें इसी मैप पे डिपेंडेबल है, एक भी लाइन इधर से उधर नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा नहीं तो। ठीक, तो रायपुर जिला, ये है बलौदाबाजार जिला, ये है महासमुंद जिला, ये है गरियाबंद जिला और ये है धमतरी जिला। रायपुर जिले का गठन हुआ था 1861 में। फिर यहाँ कंफ्यूजन वाला पॉइंट है कि रायपुर जिला कब बना, रायपुर संभाग कब बना। गलती की थी। हाँ। तो रायपुर जिला बना 1861 में, रायपुर संभाग बना 1862 में। ठीक, इसके बाद इसमें जिलों का गठन हुआ धमतरी का 1998 में और महासमुंद का गठन हुआ 1998 में। 2012 में गरियाबंद और 2012 में ही बलौदाबाजार का गठन हुआ। इसके मातृत्व जिलों को खोज लोगे कि बताऊं? भाई रायपुर से ही धमतरी बना, महासमुंद बना, अब रायपुर से ही बलौदाबाजार बना और रायपुर से ही गरियाबंद बना, याद रखना। ठीक है, रायपुर से ही गरियाबंद बना है और रायपुर से ही बलौदाबाजार बना। कुल मिलाके रायपुर संभाग में वर्तमान में 5 जिले हैं। यदि एक प्रश्न बने कि किस संभाग में वर्तमान में सबसे कम जिले हैं, तो उत्तर होगा रायपुर। चारों संभाग क्लियर? चारों संभाग के बाद चलते हैं अपन 5वें संभाग में, और 5वां संभाग है अपना बस्तर संभाग, अंतिम संभाग। बस्तर संभाग का गठन कब हुआ? कई बार आया हुआ क्वेश्चन। तो बस्तर संभाग कब बना? 1981 में। वर्तमान में इसमें जिलों की संख्या 7 है। ठीक, 7 जिलों को देखते हैं। ये पहला जिला कौन सा है? कांकेर। इसके बाद एक सीधी लाइन खींचना है, एक छोटा सा जिला नारायणपुर, ये बीजापुर। नारायणपुर के नीचे से कोंडागांव, ये बस्तर, दंतेवाड़ा सुकमा। क्लियर हो गया? तो कांकेर जिला, नारायणपुर जिला, बीजापुर जिला, कोंडागांव जिला, बस्तर जिला, दंतेवाड़ा जिला और सुकमा जिला। अगर सब बच्चे नए होते तो मैं इतना स्पीड में नहीं पढ़ा रहा होता, लेकिन सबको मैं जान रहा हूं और सबको ये मान के चल रहा हूं कि 33 जिले सबको ही देखे हुए पहले से। ठीक है, तो स्पीड चलने से फायदा क्या होगा कि अपन 2-2.5 घंटा जो अभी पढ़ने वाले हैं, बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी, एकदम प्रोडक्टिव क्लास होगी कि जितना मैं पढ़ा रहा हूं इससे हजारों से ज्यादा क्वेश्चन आपसे बनने लग जाएंगे। ठीक, तो गठन देखते हैं। बस्तर जिले का गठन हुआ था 1948 में। ये पूरा बस्तर जिला हुआ करता था। बस्तर जिले से तोड़ के बना दंतेवाड़ा 1998 और इसका वर्तमान नाम है दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। क्या नाम है? दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। ये कांकेर बना 1998 में और इसका वर्तमान नाम है उत्तर बस्तर कांकेर। उत्तर बस्तर के उत्तर में है तो उत्तर बस्तर, बस्तर के दक्षिण में है तो दक्षिण बस्तर। ठीक है, इसके बाद 2007 में नारायणपुर जिले का गठन हुआ और 2007 में ही बीजापुर का गठन। दंतेवाड़ा से बीजापुर बना, बस्तर से नारायणपुर बना। तो नारायणपुर का मातृत्व जिला बस्तर और बीजापुर का मातृत्व जिला दंतेवाड़ा। अब 2012 में दंतेवाड़ा से सुकमा बना। किससे सुकमा बना? दंतेवाड़ा से। बस्तर से कोंडागांव बना 2012 में। तो कुल मिलाके 5 संभाग के सभी जिले आप लोग देख लिए। यहां एक प्रश्न और बनता है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में ऐसे कौन से 2 संभाग हैं जिनमें जिलों की संख्या सामान्य है? दुर्ग और बस्तर। मैं आप लोगों को सारे प्रकार के क्वेश्चन का पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं।
मैं आपको ये तैयारी नहीं करा रहा हूं कि इसको छोड़ दो, रिस्क लेके ये 2 क्वेश्चन पढ़ते हैं 12वीं एग्जाम में ये आएगा। मैं आपको कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट जानकारी दे रहा हूं जिससे आप किसी से भी डिबेट कर सकते हो, किसी भी एग्जाम में 100% मार्किंग ला सकते हो इन टॉपिक्स पे। ठीक है, बढ़े आगे। जैसे अपन ने पांचों संभाग को अलग अलग देखा, 5 चित्र देखे। कल मैं रात को 9 बजे टाइपिस्ट से ऐसे ही 5 संभाग बनवाया कोरल में, कोरल ड्रॉ करके एक एप्लीकेशन होता है उसमें, और 5 संभाग अलग अलग बनवाया। मैं बोला 5 को जोड़ दो, तो 5 को वो जब जोड़े ना, तो जो कंप्लीट छत्तीसगढ़ जैसे मैं बनाता हूं ना वैसा बन गया था। इधर उधर भी करना नहीं पड़ा उस डायग्राम में। ठीक, तो वही करेंगे अपन, जो 5 अलग अलग बना है उठाएंगे 5 को एक फ्रेम में रख देंगे। तो एक फ्रेम जो अपना ये है, इसी फ्रेम में रख देते हैं 5 संभाग को उठा के। ये था सरगुजा, ये था बिलासपुर, नीचे वाला बस्तर, दुर्ग, क्लियर है। अब ये तो संभाग डिवाइड हो गया, जिले में बांट देते हैं। सब सीखे हैं जिला। ये जो मैप बन रहा है, यदि बनाना सीख गए, और मैं बता रहा हूं कि यदि ट्राई नहीं किए होगे तो कम से कम कॉपी में 10 बार बनाना पड़ेगा इसको, तभी कमांड आएगा, वरना कमांड नहीं आएगा। और एक बार इसमें कमांड आ गया तो एग्जाम में जब बैठोगे ना तो दिखेगा सब चीज। एग्जाम में दूसरे लोग सोच सोच के क्वेश्चंस को बनाएंगे, आप लोग चीटिंग करके बनाओ। अपने दिमाग में इस मैप को देखोगे और मारोगे आंसर। चीटिंग हुई कि नहीं? तो चीटिंग करना सिखा रहा हूं, सीखो। ये है एमसीबी, ये है कोरिया, जसपुर, ये है मुंगेली, ये है बिलासपुर, ये है रायगढ़, ये है कवर्धा, केसीजी, नीचे कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ तैयार। अब जो शुरू में सिखाया था वो फिर से करो। एक बी नीचे, एक बी ऊपर। जसपुर जिले से एक सीधी लाइन, ये वाला जो लाइन है ना, इसी को पकड़ के सीधा खींच देना। एक यहां से क्लियर। ये हो गया 7 राज्य, 33 जिले। बनाओ अपने अपने कॉपी में इसको खड़ा से। बिना देखे कोई दिक्कत नहीं, गलती करोगे ना क्या होगा? 2 बार गलती करोगे, 3 बार गलती करोगे, चौथी बार सीख जाओगे। और जब सीख जाओगे तो मजा आएगा।
तो रियल में बीजापुर कोंडागांव को टच करता है। ये नहीं अपना समझ यहाँ से यही सारी चीजें तो इसमें सीखना है। दूसरी बात कि ये वाला लाइन, ये वाला जो लाइन है मुंगेली जिला जो है, ये बड़ौदा बाजार जिले को टच करता है। तो ये लाइन का टच पॉइंट बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों से बनवाने का औचित्य ही यही है कि कौन सा जिला किस जिले को स्पर्श कर रहा है वो आप अच्छी तरह जानो। शक्ति खराब कर दिया है, शक्ति टच करवा रहा है। ठीक, ठीक है। सब सही है, ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं दूसरे से पूछूं, इसमें की सब ठीक है। दो तीन कहाँ पे गलत है यहाँ से ध्यान से गौर करो, सब कोई मिलाओ, कहाँ कहाँ गलत है कहाँ कहाँ नहीं देखो। इस नक्शे को सिखाने का औचित्य ही ये है कि आप जान रहे हो ये कोंडागांव जिला है। कौन सा जिला है? कोंडागांव। ये किसको टच कर रहा है? बीजापुर को। ये दिख रहा है टच करते हुए, दिख रहा है कि नहीं? इस नक्शे से सारी चीजें क्लियर हो रही है कि ये धमतरी जिला उड़ीसा को टच करता है। ये दिख रहा है आपको, यहाँ सुकमा उड़ीसा को टच करेगा, बस्तर करेगा, कोंडागांव करेगा, धमतरी करेगा, गरियाबंद करेगा, महासमुंद करेगा, सारंगढ़ बिलईगढ़ करेगा, रायगढ़ करेगा और जसपुर करेगा। यदि मैं आपसे पूछा कि उड़ीसा को टच करने वाले कौन कौन से जिले हैं तो देख के बोल दो। एक भी स्पर्श करने वाली चीजों को इधर उधर नहीं करना है। यहां से आपको डायरेक्टली पता चल रहा है कि ये जो मुंगेली जिला है वो बलौदा बाजार को टच कर रहा है, बिलासपुर जो जिला है वो बलौदा बाजार को टच कर रहा है। कोई भी एक जिला कितने जिलों को टच कर रहा है, सारी स्थिति क्लियर होगी यहां से। और जब ये क्लियर होगा तभी इसमें मैं सारी चीजें डाल पाऊंगा। यदि आप इसमें एक भी लाइन ऊपर नीचे कर रहे हो तो बार बार प्रयास करो, इसको देख के बार बार प्रयास करो। मैं इस मैप को ऐसे ही छोड़ रहा हूं यहां कि आप घर में इसको देख के एज इट इज काट सको। ठीक है सर? हाँ। महासमुंद और धमतरी का जिला गठन कब हुआ था? 1998, 1998। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला एक मैप और बना रहा हूं। इसी मैप में अपन चारों चीजों को सीखेंगे: भू-अवस्थित जिले, अनुसूचित जिले, जैविक जिले और आकांक्षी जिले। ठीक, ध्यान से देखो।
5 संभाग तो बना ले रहा हूं। अच्छे से देखो मैं कैसे काट रहा हूं, बार बार देख के याद हो जाता है। बार बार सुनना और बार बार देखना, अगर किसी चीज को करोगे तो बस जाती हो दिल दिमाग में। तो ये है सबसे पहला मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जसपुर। ये है मुंगेली, ये है बिलासपुर, ऊपर गोरेला पेंड्रा मारवाड़ी। ये है रायगढ़, ऊपर वाला कोरबा। ये शक्ति और जांजगीर चांपा, सारंगगढ़, बिलाईगढ़, कवर्धा, केसीबी, MMA और राजनांदगांव। यहाँ से बेमेतरा, यहाँ से दुर्ग और बालू। ये हो गया रायपुर, बलौदा बाजार, महासमुंद, गरियाबंद और धमतरी, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, नारायणपुर के नीचे से खींचा होंगे, ये बस्तर, ये दंतेवाड़ा और ये सुकमा। अब मैं इसी में सारी चीजें डालूंगा। सबसे पहला पॉइंट जो डाल रहा हूं, विशेष तौर पे ध्यान देना, जब आप ये नक्शा सीख गए तो अपन देख रहे हैं इसमें भू आवेष्टित जिले, भू आवेष्टित जिले। अपने आप देखो, चीटिंग करो और आंसर दे दो। भू आवेष्टित जिले का मतलब होता है लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट। ऐसे जिले जिसकी सीमा किसी दूसरे राज्य की सीमा को टच नहीं करती, उनको लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। तो सबसे पहले तो दिख रहा है, देखो कौन सा है ये, दंतेवाड़ा। इधर से सब तो टच कर रहा है, इधर कोई नहीं। इसके बाद ये दिख रहा है बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, रायपुर, बलौदा, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, सरगुजा। कितना हो गया? 11 बराबर 11। आज के बाद याद मत करना, नक्शा बनाना और चीटिंग कर लेना, ठीक है। अब कैसा भी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन सा जिला भू आवेष्टित है, भू आवेष्टित नहीं है, मैप देखो, आंसर ले लो। हुआ कि नहीं हुआ? अब अगला देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट सेगमेंट, अनुसूचित जिले। कौन सा देख रहे हैं? अनुसूचित जिले। शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट, पूरा बस्तर संभाग, पूरा सरगुजा संभाग। क्या याद रखना है? पहला पूरा बस्तर संभाग, पूरा सरगुजा संभाग, तो बस्तर संभाग में कितने जिले आएंगे? 7। सरगुजा संभाग में कितने जिले आएंगे? तो 13। ये कौन सा जिला है? अनुसूचित जिला, अनुसूचित जिला, अनुसूचित जिला, अनुसूचित जिला, अनुसूचित जिला, अनुसूचित जिला, और ये अनुसूचित जिला। हो गया? ऊपर के भी सब अनुसूचित जिले हैं, तो अनुसूचित जिला, अनुसूचित, 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 अनुसूचित और अनुसूचित। हो गया क्लियर? 7, 6, 13। अब सरगुजा से टच हुए 2 जिले, ये वाला एक ठो गोरेला पेंड्रा मारवाही और कोरबा। ये एक मोहला मानपुर अंबागढ़। एक अलग से याद रखना है, गरियाबंद। अलग से कितने हो गए? 4 को अलग से याद रखना है। 2 सरगुजा से टच, एक कांकेर से टच और एक अलग से गरियाबंद। तो ये होगा 4। तो कुल मिला के कितना हो गया? ये 17। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में ये 17 जिले पूर्ण रूप से अनुसूचित जिले हैं। याद हो गया? बाद में बढ़ा सकते हैं। ये राष्ट्रपति घोषित करता है कि कौन सा क्षेत्र अनुसूचित है कि नहीं। राष्ट्रपति के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत
हाँ हाँ, जहाँ जनजाति जनसंख्या अधिक होती है उस जिले को या उस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक, अगला है चौथा, तीसरा सर, कौन सा कलर ठीक दिखेगा? रेड, लो रेड ले लेते हैं। तो तीसरा में अपन आएंगे आकांक्षी जिले। कौन सा? आकांक्षी जिले। आकांक्षी जिले में दिक्कत होती है, ये क्या है क्या नहीं है तो बता दूं। सन 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक इच्छा जाहिर की कि हमारे देश के जो पिछड़े जिले हैं उनको विकास की राह पर आगे बढ़ाया जाए। तो उन्होंने एक टीम बनाई, उस टीम ने पूरे इंडिया में 112 जिलों का चयन किया, 112। और तभी एक प्रधानमंत्री ने योजना लागू की, चालू की, शुरुआत की योजना की, आकांक्षीय जिले की संज्ञा दी इनको। 112 के 12 जिले आकांक्षीय जिले कहलाते हैं। ठीक, तो कई बार प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले आकांक्षीय जिले हैं या आकांक्षीय जिले नहीं हैं। तो जब ये योजना शुरू हुई थी तो 10 जिलों का चयन हुआ था छत्तीसगढ़ से। कितने जिले? 10। जब योजना शुरू हुई तो कितने जिले थे? 10। और इन 10 जिलों को याद रखना है। पूरा का पूरा बस्तर संभाग, क्या याद रखना है? पूरा का पूरा बस्तर संभाग, मतलब बस्तर संभाग के 7 जिले। इसके बाद याद रखना है पुराना राजनांदगांव। क्या याद रखना है? पुराना राजनांदगांव। अगला याद रखना है महासमुंद। क्या याद रखना है? महासमुंद। अगला याद रखना है कोरबा। तो 7 जिले बस्तर संभाग से और 3 ये अन्य मिला के कितने हो गए? 10। वर्तमान में इसको मैं हमेशा पढ़ाता हूं तो बोलता हूं 10 + 2, क्योंकि 2022 में राजनांदगांव को 3 जिलों में बदल दिया गया। ठीक है, तो आकांक्षी जिले आज के बाद देख लेना मैप से। बस्तर संभाग के 7 जिले, पुराना राजनांदगांव, महासमुंद और कोरबा। याद रहेगा सोनिका, विनीता? रटना छोड़ो, याद करना सीख जाओ। ठीक, आपकी फ्रेंड है क्या विनीता पूजा? अच्छा, दीदी यहाँ भेजी। ठीक, चलो इसमें चौथा नंबर का शेड्यूल देखते हैं। 4th नंबर में है ये कलर मजेंटा। ठीक है, और इसमें सीखेंगे अपन पूर्ण जैविक जिले। क्या सीखेंगे? पूर्ण जैविक जिले। जब भी पूर्ण जैविक जिले का बात याद आएगा अपने दिमाग में एल याद करना। हो गया कंप्लीट जैविक जिले। छत्तीसगढ़ का रियल नक्शा देखो, बगल में लगा हुआ है। एल टाइप का एक ही जिला दिखेगा। कौन सा दिख रहा है? गरियाबंद दिख रहा है। इसीलिए पूर्ण जैविक जिला कौन सा होगा? एक एल, एल गरियाबंद। क्या हो जाएगा? गरियाबंद, एल। और ये नारायणपुर को पकड़ना और यहां से एक एल बना देना। नारायणपुर को पकड़ना, दंतेवाड़ा से होता हुआ एक एल बना देना। तो वर्तमान में पूर्ण जैविक जिलों की संख्या 5। एक गरियाबंद, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा। ठीक, तो वर्तमान में पूर्ण जैविक जिलों की संख्या 5। ये हमारे छत्तीसगढ़ शासन की है, छत्तीसगढ़ सरकार की एक योजना थी जिसके तहत खेती जो होती है ना, खेती, वो पूर्णतः जैविक तरीके से की जाएगी। इन 5 जिलों में निर्णय लिया गया। यूरिया, इफ्को, ये सब जो होता है ना, इसका प्रयोग प्रतिबंधित कर दिया गया और इनको पूर्ण जैविक के रूप में बदलने की योजना बनाई गई। तभी से इनको पूर्ण जैविक जिला कहा गया।
अब कोई डाउट हो कहीं विचारों में तो बताओ भाई। मुद्दा यह है कि घर जाके एक दिन मेहनत करो, दिखने लग जाएगा सब चीज, और सब चीज जब दिखेगा तो एग्जाम में आंसर बहुत इजी वे पे ले सकते हो आप। दूसरों से इतना ही सेगमेंट जितना अभी मैं पढ़ाया हूं आपको अलग कर देगा। दूसरे रट के बैठे हैं और रटोगे तो भूलोगे। मैं सिर्फ एक ही चीज बोलता हूं कि वो मैप बनाना सीख जाओ, ये मैप बनाना सीख जाओ, सब इसी में याद करवा दूंगा सब। रोज 10 दिन तक कंटिन्यू एक एक बार बनाओगे तब याद होगा। कोई डाउट है विवेक? सर वो जो एमपी है, हाँ दोनों जिलों को टच करेगा सर? हाँ दोनों चीज। देखो वर्तमान में उसमें कॉन्फ्लिक्ट है। मेरे पास 5 लेटेस्ट बुक है। अरिहंत की भी बुक है, उपकार पब्लिकेशन की भी बुक है, देवांगन सर की भी बुक है, एचआर पब्लिकेशन की भी बुक है, और ग्रंथ एकेडमी की भी बुक है। तो सब बुक में कॉन्फ्लिक्ट है। कई उसी से टच करके बाहर निकाल दे रहे हैं, कई राजनांदगांव से निकाल रहे हैं, कई खैरागढ़ से निकाल रहे हैं। नेट में मैं सर्च किया तो नेट में सर्च करने से ये दिख रहा है कि जो ये पहले क्या था कि ये राजनांदगांव जिला था, पूरा तोड़े नहीं थे। राजनांदगांव जिले से ऐसे ये मध्य प्रदेश की सीमा जाती थी। तो जब बंटवारा हुआ तो इसी सीमा को पकड़ के खींच दिया गया ऐसे, और इसको जिला बोल दिया गया खैरागढ़, छुई खदान, गंडे। ठीक है? दोनों अब जब ऐसी स्थिति होगा तो ये भी इसको टच कर रहा है, ये भी इसको टच कर रहा है। ठीक? अब आयोग क्या आंसर लेता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। वो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, एक विवादास्पद मुद्दा होगी। ठीक? हाँ NH 343 ऊपर जाती है तो मध्य प्रदेश में बाहर जाएगी ना? मध्य प्रदेश यूपी दोनों में जाएगी। ठीक है? बताऊंगा उसको भी आज शाम का क्लास। ठीक है? उसको शाम को देख लेंगे। ये हो गया पूरा का पूरा। अपन ने 4 महत्वपूर्ण चीजों को एक ही नक्शे में देखा। अब इतना जानने के बाद मैं जो क्वेश्चंस लेके आया था शुरू के 2, वो एकदम नीट एंड क्लीन बन जाएंगे। जिससे नहीं भी बन रहे थे उससे भी बन जाएंगे। बनेंगे कि नहीं? बढ़े आगे। और इतनी चीजों को दिमाग में एकदम नीट एंड क्लीन रखो। बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में इजी वे में बनेगा। जिस दिन ये याद हो गया, ये नक्शा दिमाग में छप गया, जैसे ये जो नक्शा है मैं ड्रॉ नहीं करता हूं, मेरे दिमाग में दिखता है, विजुअलाइज होता है। जैसे अपन किसी चीज को जब पसंद करते हैं ना, वो दिखती है ना दिमाग में। पसंद करते हो किसी ना किसी को, वो दिखता है। अरे भाई जो भी मम्मी पापा भाई बहन किसी को भी पसंद करते होगे, दिखता है कि नहीं दिखता है? उसको देखना चाहते हो तो दिखता है। ये नक्शा जिस दिन दिखने लग गया दिमाग में, उस दिन नदी भी इसी में बहेगी, सारे प्राकृतिक प्रदेश भी इसी में विभाजित होंगे, सारे अभ्यारण्य भी इसी में दिखेंगे, सारे NH भी इसी में दिखेंगे, सारे विश्वविद्यालय जो शिक्षा में अपन पढ़ेंगे वो भी इसी में दिखेंगे, सारी जनजातियां इसी में दिखेंगी। सब कुछ जनजाति पढ़ाऊंगा, 25 जनजाति इसी से क्लियर हो जाएंगे। गरियाबंद में बोलूंगा कमार जनजाति रहती है। इसका मतलब यह है कि मैं मुख्य रूप से कमार जनजाति को जब यहां बोल रहा हूं तो इससे टच वाले सभी एरिया में भी कमार पाया जाएंगे। तो मुख्य रूप से यहां, आंशिक रूप से यहां, आंशिक रूप से यहां, आंशिक रूप से यहां, आंशिक रूप से यहां, अपने आप क्लियर होगा ये अपने आप। तो नक्शे का महत्व बहुत है। आपके पास 2 तरीका हो सकता है कि आप रट लो कि कमार जनजाति मुख्य रूप से गरियाबंद में निवास करती है, साथ ही साथ धमतरी जिले, महासमुंद जिले, रायपुर जिले और उड़ीसा में भी आंशिक रूप से पाई जाती है। ये रट के रखो, या तो ये वर्ड, या तो दिमाग में ये नक्शा रखो और इस प्लेस को टच करते ही कमार, बाकी आसपास में भी, यहां मुख्य रूप से, बाकी आंशिक रूप से। मैं बोलूंगा अबुझमाड़ जनजाति नारायणपुर में पाई जाती है मुख्य रूप से,
अपने आप समझ लेना है, आंशिक रूप से कांकेर में भी पाई जाएगी, बीजापुर में भी पाई जाएगी, कोंडागांव में पाई जाएगी। समझ में आया? तो अपने आप आपका व्यू बढ़ जाएगा। आप जब मेंस लिखोगे, 7 पेपर लिखना होता है मेंस में। मैं आज बिना पढ़े यदि सीजीपीएससी का मेंस लिखता हूं 7 पेपर, तो भी 700 नंबर आता है। मेरे को थोड़ी ना पता है कुछ, उसके बाद 700 नंबर आता है। मैंने सारे सब्जेक्ट्स को ऐसा विजुलाइज किया हुआ है। अब कमाल जनजाति के बारे में ही पूछा, ले भाई 10 नंबर का कमाल जनजाति के बारे में लिखो, तो 10 नंबर का इतना फैक्ट तो किसी बुक में ही नहीं है, कोई पढ़ के ही नहीं गया, डरा गए। अब मैं लिखूंगा छत्तीसगढ़ की एक विशेष पिछड़ी जनजाति कमार जनजाति, जिसका मुख्य निवास स्थान गरियाबंद है, साथ ही साथ महासमुंद, धमतरी, रायपुर और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में आंशिक रूप से पाई जाती है। छत्तीसगढ़ की 5 विशेष पिछड़ी जनजातियों में से एक, जिसकी जनसंख्या छत्तीसगढ़ में दूसरी विशेष जनजातियों की जनसंख्या से थोड़ी अधिक है। ठग तो रहा हूं, मेरे को थोड़ा ना पता है, कुछ याद थोड़ा है, ठग नहीं है एग्जामिनर को। ठगो, मैं कोई भी एक टॉपिक दे दो, उस टॉपिक में मैं ए से लिख सकता हूं। कोई भी नया टॉपिक मिल जाए, कोई भी नए टॉपिक पे मैं स्टेज में 200 आदमी के सामने खड़े होके कुछ भी बोल सकता हूं। विजन क्लियर है? तो यदि आपको अपने देश, अपने राज्य के बारे में एक छोटा सा सेटअप अपने दिमाग में बनाना है, तो अपने राज्य के बारे में तो ये सेटअप है। सारी चीजें इसी में, पूरा छत्तीसगढ़ जो पढ़ते हो ना आप लोग, इसी नक्शे को विजुलाइज करोगे ना तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। मैं सिखाऊंगा, बोल तो रहा हूं, मैं ही जनजाति पढ़ाऊंगा। कल इसी में अपन इवनिंग में एनएस देखें, देखेगी नहीं? यस सर। कितने अच्छे से क्लियर हो गया। सारे लाइन तो खींचनी है, सीधी 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 सीधी, खत्म, 20 एनएच। तो जब ये नक्शा पता है तब वो एनएच काम का है, वरना सीखते रह जाओगे, जिग जगह से घूमते रह जाओगे। ठीक है? अब इसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ना है बताओ? मैंने आप लोगों को बोला था मैं जिलों की स्थितियों को क्लियर कर दूंगा। जिले की स्थिति मतलब कौन सा जिला कहां है, कौन सा जिला कहां नहीं है। क्लियर हो गया? यदि मैं अब बोलूं रायपुर संभाग की किस दिशा की ओर बलौदा बाजार स्थित है, तो दिशा सूचकांक को यहां लाके रखोगे बीचम बीच में इस संभाग के। उत्तर भी बोल सकते हो, या तो उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम। पश्चिम। ये दिशा का भी ज्ञान बहुत जरूरी है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहा है दिशा से संबंधित। ठीक है? तो जिसको भी बेस मानेगा, जैसे रायपुर संभाग के बोला, तो रायपुर संभाग ये है, इसके बीच में उठा के रख दो। अब देखो दिशा को, जैसे हॉस्टल वार्डन में क्वेश्चन पूछा था, दंडकारण्य के पठार की किस दिशा में अबुझमाड़ की पहाड़ी है, बीच में रखो लाके। जब बीच में लाके रखे तो किस दिशा में दिख रहा है? पश्चिम। पश्चिम लो आंसर। अब बोलेगा बस्तर संभाग की किस दिशा में सुकमा है, तो यहां लाके रखो दिशा सूचकांक को एकदम बीच में। किस दिशा में आएगा? दक्षिण भी बोल सकते हो या दक्षिण पूर्व भी बोल सकते हो। ऑप्शन में डिफरेंस होगा, डिफरेंस। जब पूछेगा ना सुकमा जिला किस दिशा की ओर है, या बस्तर संभाग की किस दिशा में सुकमा जिला है, तो एक ऑप्शन होगा दक्षिण, दूसरा होगा उत्तर, दूसरा होगा उत्तर पश्चिम, तीसरा होगा उत्तर पूर्व। तो आप क्लियरली वहां जज कर पाओगे कि यहाँ इधर है। सर जैसे कि दक्षिण दे दिया और दक्षिण पूर्व दे दिया, हाँ, तो डिलीट हो जाता है ना क्वेश्चन। अभी तो हुआ है डिलीट क्वेश्चन। ठीक है? विवादास्पद चीजें जो भी होंगी जनरली आयोग डिलीट कर देता है उसको, तो इसीलिए वो भी ट्राई करता है कि विवादास्पद चीजें ना दी जाए, कम दी जाए। ठीक? याद रहेगा? पक्का? चले आगे बढ़े। कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो एग्जाम में और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने देखा छत्तीसगढ़ ये है।
अब मैं पढ़ा रहा हूं आपको विस्तार के बारे में, अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति। उसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा सेटअप जानना होता है, जान लो अच्छा होगा। एक कॉमन सेंस या नॉर्मल जानकारी के लिए भी हर किसी इंसान को पता होना चाहिए। आप लोग जानते हो कि ब्रह्मांड में करोड़ों गैलेक्सीज हैं, उसमें से एक गैलेक्सी है आकाशगंगा। उस एक गैलेक्सी में करोड़ों तारे हैं, उसमें से एक तारा है सूरज, और सूरज एक तारा है और सूरज के ग्रह हैं 8। उन 8 ग्रहों में से एक ग्रह है पृथ्वी। ठीक है, और पृथ्वी गोल है लगभग, इतना लगभग गोल है, अपन इतना मानते हैं, जानते हैं। तो ये बन गई पृथ्वी आपकी, क्या बन गई? पृथ्वी। ये बन गई एक और पृथ्वी। अब हमारे भूगोल वेत्ताओं ने इस पे 2 तरह की काल्पनिक रेखाओं का जिक्र किया। 2 तरह की काल्पनिक रेखा खींची। ग्लोब है ये दोनों, ग्लोब मान लो। एक काल्पनिक रेखा खींची उन्होंने ऐसे, एक काल्पनिक रेखा खींची उन्होंने ऐसे। कोई खींचे नहीं ना पकड़ के कि चूना डाल के लाइन बना रहे हैं, कल्पना की गई। जब इसको ऐसे, ये जो रेखा खींची गई और इसका नाम दिया गया भूमध्य रेखा। क्या नाम दिया गया? भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं, इक्वेटर भी बोलते हैं। तीनों नाम जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। और ये जो बता रहा हूं इससे संबंधित प्रश्न आप अपने जीवन में जरूर देखोगे। एकदम बेसिक जानकारी है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होने के नाते आपको पता होना चाहिए। ठीक। और भूमध्य रेखा जब खींची गई तो ऊपर वाले गोले को उत्तरीय गोलार्ध और नीचे वाले गोले को दक्षिणी गोलार्ध कहा गया। इस रेखा को भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर रेखा या 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा भी कहा गया। क्या रेखा कहा गया? 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा। ऊपर में जब यहां से और लाइनें खींची गई, ऐसे करके खूब सारी लाइनें खींची गई, खींचेंगे ना? यहां तक 0 डिग्री से कहां तक गया ये? 90 डिग्री। ये सर्कल याद रखो कैसा है, अगर ये गोल है ना, सर्कल पूरा गोल आएगा। वो जो लाइन है पूरी गोल है, सारी लाइन। समझ में आ गया? एक बॉल उठा लो, इमेजिन करो, और बॉल के चारों तरफ ऐसे जो बीच में लाइन खींची गई उसको क्या कहा गया? भूमध्य रेखा। तो ऐसे ही ये पूरा सर्कल है पृथ्वी का, इमेजिन किया गया। ग्लोब देखो, अगर रियल में ग्लोब देखा होगा आपने तो ऐसे खिंचाया होगा, ऐसे ऐसे। इनको क्या बोला गया? अक्षांशीय रेखा। तो ऊपर की अक्षांशीय रेखा को उत्तरी अक्षांशीय रेखा और नीचे की अक्षांशीय रेखा को दक्षिणी अक्षांशीय रेखा का। उत्तरी अक्षांशीय रेखा, दक्षिणी अक्षांशीय रेखा। क्लियर हो गया इतना? अब यहां पर 23.5 डिग्री, कितने में? 23.5 डिग्री एक रेखा की कल्पना की गई और उस रेखा को नाम दिया गया कर्क रेखा। क्या रेखा कहा गया? कर्क रेखा। वैसे ही नीचे भी 23.5 डिग्री में एक रेखा की कल्पना की गई और इसको क्या कहा गया? मकर रेखा। ये है मकर रेखा और ये है कर्क रेखा। अभी मकर संक्रांति मनाया हो ना कुछ दिन पहले। मकर संक्रांति को अपन एक दूसरे नाम से भी जानते हैं। उस दिन बोला जाता है सूरज का उत्तरायण शुरू हो। सुने हो ये वर्ड? तो उस दिन सूरज ऊपर की ओर जाना शुरू करता है। कॉन्सेप्ट है, बहुत लंबा है, लेकिन उस दिन कहा जाता है कि सूरज का उत्तरायण शुरू हो गया। ठीक है, तो वो मकर रेखा, देख सूरज क्या है कि इन्हीं के बीच घूमता है, बस इस रेखा से इस रेखा के बीच। ठीक है, तो ये 2 रेखा की कल्पना की गई, एक कर्क रेखा और एक दूसरी मकर रेखा। ठीक है, ये कर्क रेखा के बारे में अपने छत्तीसगढ़ में भी पढ़ना है अच्छे से, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है रेखा। ठीक है, दूसरी चीज,
इसको देशांतरी रेखा, इसको जीएमटी लाइन कहा गया। क्या कहा गया? ग्रीनविच मीन टाइम। लंदन शहर, ब्रिटेन के एक शहर से, ग्रीनविच शहर से कल्पना की गई कि ये लाइन होगी। ठीक, क्लियर है? इधर के गोलार्ध को कहा गया पूर्वी गोलार्ध और इसको कहा गया पश्चिमी गोलार्ध। ठीक। वर्तमान में यदि भारत की स्थिति की बात करूं तो हमारा भारत देश यहां है। हमारा भारत देश कहां है? यहां। तो भारत देश की जब भी बात होगी तो उसका अक्षांशीय विस्तार उत्तरी गोलार्ध में होगा। इसमें भारत की स्थिति की बात करूं तो भारत यहां है, तो भारत किस गोलार्ध में आएगा? पूर्वी गोलार्ध। और यहां जो रेखा खींची जाएंगी, इन रेखा को कहा जाता है देशांतर रेखा। इधर वाली रेखा को पूर्वी देशांतर, क्या कहा जाता है? पूर्वी देशांतर। और इधर वाली रेखा को उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांशीय रेखा। भारत की स्थिति क्लियर हो गई, भारत कहां है? तो भारत यदि देखा जाए तो उत्तरी अक्षांश में स्थित है, और यदि यहां से देखा जाए तो पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो भारत हो या भारत का कोई भी राज्य हो, जब अपन उसका विस्तार पढ़ते हैं तो अपने को उत्तरी अक्षांश ही लेना है और पूर्वी देशांतर ही लेना है। आ जाए हम आंसर पे, मतलब अपने छत्तीसगढ़ पे। तो अपने छत्तीसगढ़ पे आते हैं अपन और छत्तीसगढ़ की स्थिति को देखते हैं। छत्तीसगढ़ का विस्तार, क्या आप देख रहे हैं अपन? छत्तीसगढ़ का विस्तार। विस्तार देखेंगे तो देखो यहां नीचे से, दक्षिण से उत्तर तक, यहां तक देखना पड़ेगा। तो याद रखना छत्तीसगढ़ का विस्तार होता है 36 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। सॉरी 24 बोल रहा हूं, लिखा 27 हूं। नीचे का भी 36 बोले, 46 बोला, 46 ही है। 17 डिग्री 46 से 24 मार्च, 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश। छत्तीसगढ़ के इस विस्तार को याद रखना, 50 बार से ऊपर बार क्वेश्चन में आ चुका है। ठीक है। दूसरा, यदि विस्तार देखें इधर से इधर का, तो यह है 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या बोला यहां? पूर्वी देशांतर। से 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये जो 4 नंबर्स लिखा हूं और उसके बाद कुछ कुछ शब्दावली का यूज किया हूं, अक्षांशीय और देशांतरीय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीजीजी हमारे छत्तीसगढ़ का विस्तार यदि कोई आपसे पूछता है तो विस्तार का मतलब ही होता है कि आपको उसको छत्तीसगढ़ का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बताना है, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार बताना है। कई बार एग्जाम में आया हुआ है और बच्चों को ये तक याद नहीं रहता, भूल जाते हैं कई बार 1746 था कि 1736। तो ये जो एग्जैक्टली डेटा लिखा हुआ है, डेटा को ऐसे ही याद रखना है। एग्जाम्स में नंबर पाने हैं, एग्जाम्स क्वालिफाई करना है, तो इनको एज इट इज अपने दिमाग में बसा लो, एज इट इज। 17 डिग्री 46 टाइम जो है ये उत्तरी अक्षांश हाँ, कहलाएगा, दक्षिण नहीं कहलाएगा। नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? इसके पीछे देखो, बात क्या है। भारत यहाँ है, भारत के अंदर ही छत्तीसगढ़ है, तो यहाँ 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री, यहाँ 17 डिग्री वाली लाइन होगी। ऊपर जाएंगे तो यहाँ 24 डिग्री वाली लाइन होगी। तो 17 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो दोनों में डिफरेंस कैसे कर पाएंगे? क्वेश्चन आएगा तो क्या क्वेश्चन मतलब कैसे डिफरेंस करना है आपको? उत्तरी अक्षांश
दोनों को उत्तरी अक्षांश बोल से रहे हैं। हाँ। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन सिंपल सा लिख रहेगा, छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार है। ऑप्शन रहेगा, पहला ऑप्शन रहेगा 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 मिनट दक्षिणी अक्षांश। गलत तो नहीं आएगा। तो गलत हो जाएगा ये ऑप्शन। हाँ। जिस ऑप्शन में आपको 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश दिखेगा वही सही आंसर हो। से बीच में से का रहेगा ना। हाँ, इतना से। हाँ, ठीक है, हमेशा पूछेगा इतने से इतना। विस्तार हमेशा 2 लॉन्गिट्यूड या 2 लैंगिट्यूड के बीच में ही होता है। किसी भी चीज का विस्तार यदि बोलूं कि आप 5 फीट के हो बोलो तो 0 फीट से यहाँ 5 फीट तक, यही तो समझूंगा ना। तो इसमें भी विस्तार है, इधर से उधर तक रहेगा। क्लियर? बढ़ूं आगे? याद हो गया इतना? बोल थोड़ा ना हो गया। अब क्या पढ़ोगे बताओ? इसके बाद मैंने लिया था क्लास नदियों का। इसके बाद मैंने पढ़ाया था, सॉरी, नदी से पहले पढ़ाया था छत्तीसगढ़ राज्य गठन का तिथि क्रम। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से लगातार क्वेश्चंस आते हैं, और वो पूरा का पूरा तिथि क्रम याद होना चाहिए। जिसको याद है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं है याद कर लेना। ठीक कि कराऊं याद? नहीं सर, उसको छोड़ दीजिए। उसको छोड़ दो। हाँ, उसको हम लोग पढ़ लेंगे। कर लोगे? नहीं आएगा क्लास। आप नहीं याद? अभिधारण पढ़ाए थे ना उसके। अभिधारण भी पढ़ा है। इजी है। इजी इसलिए है, याद हो जाने के बाद सब इजी लगता है। जब तक याद नहीं होता तब तक सब टफ लगता है। तरीके से बताएंगे तो वो अलग। हाँ, वही बोल रहा हूँ, तरीका होता है वो याद करने का। तो जो बेसिक चीजें आज अपन ने देखी है, ये बेसिक में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, जो आप मेरी क्लास में जो मेन क्लास है उसमें एकदम कनेक्टेड रहो, उसके लिए वो नक्शा ड्रॉ कर करके अपने दिमाग में भर लो उस नक्शे को। वो नक्शा जब आप भरे रहोगे तो आप कभी भी मेरी क्लास ज्वाइन करोगे, जिस दिन भी, उस दिन मेरे से कनेक्ट हो पाओगे, आपको नया नहीं लगेगा कुछ। सर ये हाँ। अक्षांशी और देशांती ये किस किस जिले से गुजरी है ये नहीं बताएंगे? ये नहीं बताऊंगा, बताऊंगा सब बताऊंगा सीखेंगे जब जिग जैग में पहुंचेंगे ना तब बताऊंगा। अभी मैंने आपको ये भी नहीं बताया है कि छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। ये सारी चीजें आ जाएंगी, आप कनेक्ट करके बस चलते चलो आगे। अपनी जो इवनिंग की मेन क्लास चल रही है सीजी की, वहां जिन जिन बच्चों को डाउट था, बेसिक मेरे को इतना ही बताना था। इसके बाद मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को, इवनिंग में अपन और चीज पढ़ेंगे, इनकी भी क्लासेस होंगी, चिंता मत करो ना। जैसे आज मैं अलग से एक मैराथन ले रहा हूं, मेरा प्लान है आने वाले हर संडे में अपन एक मैराथन क्लास ऑर्गेनाइज करेंगे। उसमें टॉपिक्स पहले से क्लियर होंगे, जितने भी लोग आओ पढ़ने के लिए, कोई इशू नहीं, अपन पढ़ेंगे उन चीजों को। ठीक? तो सबसे पहली चीज, इसके बाद अपन ने देखा था, अभ्यारण्य बता चुका हूं छत्तीसगढ़ के सारे। उसके बाद अपन देख चुके हैं तिथि क्रम, किसका? छत्तीसगढ़ बनने का तिथि क्रम। इसके बाद अपन देख चुके हैं नदी। नदी को तो मस्त पूरा याद किए हैं अच्छे से। और नदी के बाद मैं आ गया था सीधे सीधे प्राकृतिक विभाजन। और प्राकृतिक विभाजन के बाद कल ही अपन ने देखा है NH। अभी तक हमारी इवनिंग की क्लास में इतने ही टॉपिक्स हुए। अभ्यारण्य को बता दो, चलो देख लो अभ्यारण्य। सर तिथि को भी बता दो। तिथि को भी बता दो, तिथि पढ़ लेना ना तू फोटो क्लिक करके, कि याद कराऊं क्लास में। चलो ठीक है, लो तिथि को पढ़। तिथि जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ट्राई करो कि अभी याद हो जाए, और अभ्यारण्य भी अभी याद हो जाए। मैं बता देता हूँ अपने वे से, आप याद करने का प्रयास करो। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के तिथि क्रम को जब देखेंगे तो अपन शुरुआत करेंगे 1861 से। कब करेंगे? और जाएंगे 1 नवंबर 2000 तक। कहां तक जाएंगे? 1 नवंबर 2000। 1861 से लेकर 1 नवंबर 2000 तक को जो प्रमुख घटनाएं हुई हैं, उन्हीं को छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण संबंधी तिथि क्रम के नाम से जाना जाता है। सीजीपीएससी मेंस में छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण संबंधी तिथि क्रम का विस्तार से वर्णन कीजिए, 15 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है।
और इसमें जितने भी चीजें हैं सारी चीजें बार बार एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में पूछी जाती है कि छत्तीसगढ़ महासभा का गठन कब हुआ, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन कब हुआ, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन कब हुआ। इस टाइप के बहुत सारी चीजें हैं जो अपने को पढ़नी है। ठीक, जल्दी बता रहा हूं, मैं भी आप लोगों को जहां स्पीड लगेगा मेरे को रोक लेना। ठीक, 1861 मध्य प्रांत का गठन हुआ। किसका गठन हुआ? मध्य प्रांत का गठन। मध्य प्रांत का गठन। और छत्तीसगढ़ से 3 जिले बने, पहला, दूसरा, तीसरा। एक बना रायपुर, एक बना बिलासपुर, एक बना संबलपुर। सर वो याद नहीं पाएंगे। हाँ ठीक है। सर इसका पिछले वाले का भी चाहिए। इसका स्कैन तो मिल लास्ट जाएगा, में मैं ले लो, अभी लेके चले जाओ स्कैन करके चले जाओ। ठीक है, सबसे पहले याद रखना, क्या नाम है? श्वेता, तो अपने कॉपी में इसको गलत की। किसको? देख, सुधार लेना, गलती की होगी तो अपने नोट्स को। और जो नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, जो नोट्स बना रहे हो, बार बार बोलता हूँ मेरे को दिखाते चलो। कुछ गलती होंगी तो मैं बताऊंगा। क्या होता है कि जब आप घर जाके नोट्स प्रिपेयर करते हो, थोड़ा एक लाइन इधर एक लाइन उधर कर देते हो, उसके चक्कर में वो गलत याद हो जाएगा। एग्जाम में छोटी सी मिस्टेक के चक्कर में एक नंबर मिस कर लो। मेरे को जो भी अपना नोट्स दिखा रहा है, मैं बहुत बारीकी से उनको देखने का प्रयास करता हूँ और सारी गलतियों को ढूंढ के उनको बताने का प्रयास करता हूँ। तेरह ही 30 तो है, उसके बाद भी समय लगेगा। ठीक है, जाओ तुम लोग पढ़ो खूब। चले, तो 1861 में मध्य प्रांत बनेगा और छत्तीसगढ़ में 3 जिले, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। सेकेंड डेट आपको दिमाग में अपने याद रखनी है 1862। और 1862 में छत्तीसगढ़ एक संभाग बनेगा। छत्तीसगढ़ एक संभाग बनेगा जिसको रायपुर कमिश्नरी के नाम से भी बात जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा इसको? रायपुर कमिश्नरी। याद रहेगा। इसके बाद सीधे दिमाग को लाना है 1903। अब यहाँ मध्य प्रांत नहीं रहेगा, वो मध्य प्रांत एवं बरार कहलाएगा। क्लियर? 1905 में, इसके बाद 1905 में क्या होता है? बंगाल विभाजन। और इसी समय क्या किया जाता है? 5 रियासत, 2 रियासत लिखिए सर। अच्छा 2 रियासत लिख दीजिए, सॉरी। 5 रियासत लिए और 5 रियासत दिए जाते हैं। अच्छा, लिए और दिए नहीं लिखाऊंगा। तो क्या होता है ना, भूख से ऐसे ही होता है। मैं सुबह उठा हूँ, नहाया धोया हूँ, यहाँ आ गया हूँ, नाश्ता भी नहीं किया हूँ, क्या हो गया? खा लीजिए ना। अरे कोई दिक्कत नहीं। चलो, 5 रियासत और दिए जाते हैं। चलो, लिए दिए, क्लियर? कहाँ से लिए जाते हैं? दिए सब बता रहा हूँ, क्यों चिंता कर रहा हूँ? अभी इतना तो दिमाग में आया ना कि 1861 में मध्य प्रांत का गठन, 3 जिला बना। 1862 में छत्तीसगढ़ एक संभाग बना, रायपुर कमिश्नरी कहलाया जो। अब 1903 में मध्य प्रांत एवं बरार का गठन, 1905 में 5 रियासत लिए, 5 रियासत दिए। देखो कौन कौन से 5 लिए। ऊपर के 5 लिए, पहला कोरिया, दूसरा चंगबखार, तीसरा
सरगुजा, चौथा जसपुर, पांचवा उदयपुर। रिपीट करूंगा नाम को, मत टेंशन लो, लिख दूंगा सब नाम। तो जो 5 रियासत लिए उनमें पहला नाम है कोरिया, दूसरा नाम है चांग बखार, तीसरा नाम है सरगुजा, चौथा नाम है जसपुर, पांचवा नाम है उदयपुर। अपने दिमाग को खोल के रखना है। 2021 पीएससी प्री का क्वेश्चन, चांग देवी का मंदिर कहां स्थित है? पूरे छत्तीसगढ़ की जितनी बुक है ना, एक बुक में भी वो फैक्ट नहीं, एक बुक में भी फैक्ट नहीं। एग्जाम में आया, मैं भी एग्जाम दे रहा था, तो मैं बोला यार ये तो ऐसी देवी का नाम ही नहीं सुने कहीं। फिर मेरे को याद आया, यहाँ क्लिक किया, चांग बखार नाम का एक चीज है भाई, और चांग बखार कहाँ है? कोरिया में। मारा कोरिया आंसर और निकल के बाहर आ गया, नहीं नेट में दिखाया नहीं कहीं दिखाया। शाम को आंसर पता चला कि कोरिया ही हो। तो अपने बुद्धि को ऐसे करो कि कई बार नई चीजें सामने आएंगी, नए फैक्ट सामने आएंगे जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ की किसी भी बुक में नहीं होगा। तो उसको क्लिक करके आपको आंसर लेना है। 2021 प्री का क्वेश्चन देख लेना, चांग देवी का मंदिर कहां स्थित है? आंसर कोरिया। सर चांग बखार रियासत है? हाँ, चांग बखार रियासत थी एक, और देवगढ़, चांगगढ़ देवगढ़ की पहाड़ी है वो। हाँ, वो प्राकृतिक प्रदेश को कहा गया है उसको। देवगढ़ चांग बखार सर की कोरिया पहाड़ी। की अलग से लिख दिए और चांग बखार उसी में। रियासत। जब रियासत ले रहे थे ना, तो दोनों अलग अलग रियासत थे। रियासत बोले तो एक राजा जिस पे राज करता था उसका जो क्षेत्र होता था, ठीक है? तो वो अभी वर्तमान में जैसा विभाजन है ऐसा थोड़ी ना होता था। लोग तो और सब- उदयपुर कहाँ है? वर्तमान धर्मजयगढ़ को उदयपुर कहा जाता है, रायगढ़ जिले में। ये रायगढ़ जिला है ना यहाँ, हाँ। ठीक। अब क्या था कि 1905 से पहले ये संबलपुर भी हमारे छत्तीसगढ़ में आता था, जो कि उड़ीसा को दे दिया गया। उस समय उड़ीसा बंगाल प्रांत का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? बंगाल प्रांत। इसीलिए बंगाल प्रांत से ये 5 रियासत लिए गए और बंगाल प्रांत के उड़ीसा वाले क्षेत्र को 5 रियासत दिए गए। यही शब्दावली देखो, ठीक है? तो बंगाल प्रांत को 5 रियासत दिए, बंगाल प्रांत से 5 रियासत लिए, और जो लिए उनका नाम क्या है? पहला नाम है पटना, पटना, सोनपुर, दूसरा नाम है सोनपुर, रायखोल, तीसरा नाम है रायखोल, कालाहांडी, बामरा, बामरा, कालाहांडी, पांचवा बामरा, ठीक। ये नाम याद नहीं रहता है। 5 जो दिए, 5 जो लिए होते याद हो जाता है, ये जो दिए भूल जाता है बार बार। दिए आगे पटना भी, पटना किसमें है? पटना अभी वर्तमान में वर्तमान में उड़ीसा में है। उड़ीसा में। हाँ। नाम चेंज है क्या चीज? हाँ, अभी वर्तमान में उड़ीसा की, मैं उसका क्या वर्तमान नाम है मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से तो यही नाम होंगे इन प्लेसेस के। जैसे सरगुजा का नाम अभी भी सरगुजा है, जसपुर शहर का नाम अभी भी जसपुर, वैसे ही वो वहां के छोटे छोटे प्लेस हैं। जैसे इस शहर का नाम बिलासपुर है, तो ये मत सोचो कि हमारे भारत में और बिलासपुर नहीं है। मैं प्रॉपर सरगुजा से बिलोंग करता हूँ, और हमारे जहां से मैं हूँ, सीतापुर से 12 किलोमीटर की दूरी पर एक बिलासपुर नामक गांव है। मैं उत्तराखंड गया था, उत्तराखंड में बिलासपुर एक शहर। हमारे यहाँ भी है रायगढ़ में, बिलासपुर के हाँ, तो उस नाम से आपको बहुत सारे गांव, बहुत सारे शहर मिल सकते हैं। जैसे सीतापुर हमारा नगर पंचायत है, सीतापुर हमारा एक नगर पंचायत है। उत्तर प्रदेश में सीतापुर एक नगर निगम है। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड वो जो सीतापुर का बात कर रहा हूं, एक मूवी देखे होगे अमिताभ बच्चन की, राजनीति देखे हो? अमिताभ बच्चन है, करीना कपूर है, ये रणवीर कपूर है,
नहीं देखते हो पिक्चर उच्चर? रोज एक ठो देखना है और बताना है मेरे को कि सर मैं आज एक मूवी देखी, खूब बेइज्जती करूंगा फिर क्लास में, ठीक? तो ये 5 लिए, मतलब दिए, और ये 5 बंगाल प्रांत से दिए। बंगाल प्रांत से 5 लिए, बंगाल प्रांत को 5 दिए। जो लिए हैं उनका नाम है कोरिया। देखो ये जिले का नाम है कोरिया, सरगुजा जिले का नाम है, जसपुर जिले का नाम है। 3 नाम तो अपने आप याद है, 2 ही नाम याद करना है, चांग बखारा और उदयपुर। जो दिए हैं उसमें है पटना, सोनपुर, रायखोल, कालाहांडी, बांका। इसको दे दीजिए। तो 1905 में स्वतः छत्तीसगढ़, जो अभी वर्तमान छत्तीसगढ़ देख रहे हैं, इसका निर्माण होता है। क्लियर? तो एक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, छत्तीसगढ़, वर्तमान छत्तीसगढ़ का निर्माण स्वतः कौन से वर्ष में हुआ था? आंसर 1905। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 1906 में जान रहे हो दुर्ग जिले का गठन हुआ है। आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट डेट है 1918। 1918 में सुंदरलाल शर्मा, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने अपनी पांडुलिपि में, इसमें पांडुलिपि छत्तीसगढ़ का चित्र बनाया। इसीलिए पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा कहा जाता है। प्रथम स्वप्न दृष्टा। याद रहेगा? अब यहां पर जो डिबेट है या जो डाउट है, व्यापम ने अभी 2022 में एक पेपर लिया और उसमें क्वेश्चन पूछा, छत्तीसगढ़ का कल्पनाकार कौन? प्रथम कल्पनाकार। और इसका आंसर लिया है व्यापम ने खूबचंद बघेल। अब मैं बोल रहा हूं कि यदि स्वप्न दृष्टा या संकल्पनाकार पूछा जाए तो हमेशा आंसर लेना सुंदरलाल शर्मा, और यदि कल्पनाकार बोल दे तो खूबचंद बघेल ले लेना। एकदम नीट एंड क्लीन रहो। दूसरे दृष्टा और संकल्पनाकार, हाँ, तो सुंदरलाल शर्मा। लेकिन कल्पनाकार बोल दे तो ले लेना भाई, अब लिया है आंसर तो क्या कर सकते हैं। ठीक। 1918 के बाद अगली प्रमुख तिथि है 2024। रायपुर जिला परिषद की बैठक और पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की मांग। रायपुर कांग्रेस जिला परिषद की बैठक में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग को रखा गया। 2024 लिख दिया। बताना भाई, भूख करा रहा है। 1924 क्या हुआ है यहां? रायपुर कांग्रेस की जिला परिषद बैठक। रायपुर कांग्रेस की जिला परिषद बैठक और उसमें छत्तीसगढ़ की मांग। 1925 में क्या हुआ था सिमी? 1925 में सुधी संघ। 1925 सुधी संघ की स्थापना किसके द्वारा? पांडे, शिवदास पांडे के द्वारा। तुम लोग हंसो मत, रटो, ये याद नहीं होता जल्दी से, और इसमें कोई ट्रिक भी नहीं बना सकते अपन। इसमें बस फ्लो चार्ट बना सकते हैं कि ईयर को अपन कैसे याद रखें, और उस फ्लो चार्ट के थ्रू ही सबको याद रखना है। एक साथ जब सब चीज याद रखोगे तभी एग्जाम में क्रैक होगा।
वरना दिमाग कैसे करता है, अरे 1956 में महासभा बना था कि 1925 में कि 1967 में कि 73 में कि 83, कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में। मैं हो चुका हूं, आप बीती बता रहा हूं, बहुत रटने के बाद भी कंफ्यूजन हो जाता है। तो बार बार रिवाइज करो, बार बार पढ़ो। सुधी संघ की स्थापना 1925 में किसके द्वारा? शिवदास पांडे के द्वारा। 1925 के बाद अगली इंपॉर्टेंट डेट है 1939, त्रिपुरा अधिवेशन। कांग्रेस का त्रिपुरा अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में गए कौन? पंडित सुंदरलाल शर्मा, और इसी अधिवेशन में उन्होंने पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी। ठीक, क्लियर, याद हो गया? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होगा? क्या होगा 1946 में? शोषण विरोधी मंच का गठन हुआ। 1946 आजादी से एक साल पहले छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन, शोषण विरोधी मंच का गठन किसके द्वारा? किसके द्वारा? ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा। तो पढ़े, उसके बाद आवाज नहीं निकल रहा है, सब भूला भूला हो गया। हाँ, ये सब हाँ, रटो रटो, दिमाग में बार बार रिपीट करो। आजादी से एक वर्ष पहले 1946 में छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन ठाकुर प्यारेलाल सिंह द्वारा। 1947 में देश आजाद होगा। आजादी के समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा। आजादी के समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा था। उन्नीस सौ सैतालीस के बाद कब, कौन सी तिथि में जाना है? 1955 में। क्या हुआ? क्या हुआ 1955 में? देख के बोलिए। हाँ, प्रथम विधायी प्रयास किया गया था 1955 में। 1955 में ये जो मध्य प्रांत एवं बरार था, इसमें मध्य प्रांत एवं बरार के विधानसभा में क्या मांग किया गया था? पृथक छत्तीसगढ़। पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई। किसके द्वारा? रामकृष्ण सिंह के द्वारा। क्लियर? मध्य प्रांत एवं बरार की, हाँ, उस समय मध्य प्रदेश नहीं बना था, अभी एक साल बाद बनेगा। 1956 में मध्य प्रदेश का गठन, आपको याद होगा, अभी बताया था 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ है। तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ और ये मध्य प्रदेश का हिस्सा बना छत्तीसगढ़। उससे पहले मध्य प्रांत का हिस्सा। हाँ, उससे पहले मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा। ठीक, होगा ना, होगा ना, सब होगा। को 1956 में गठन होगा छत्तीसगढ़ महासभा का। किसका? महासभा। देखो, इतने में ही कंफ्यूजन हो, बार बार बोल रहा हूं इस चीज को, मैं 20 बार भी पढ़ाऊंगा ना, फिर भी कंफ्यूजन में रहोगे। इसको एक फ्लो बना के याद कर लो, एक सेटअप बना लो दिमाग में। किसके द्वारा? खूबचंद बघेल के द्वारा। अब देखो, मैं मेरे याद करने का टेक्निक देखो। 1956 के बाद लिखूंगा मैं 1967, 5 6 6 7, 6 7 के बाद लिखूंगा मैं, इसको पलट दूंगा 7 ऐसे याद किया, बोलता ही नहीं। इसको मैं 1946 नहीं याद रखूं, आजादी से एक साल पहले ऐसे याद किया। ठीक है, तो खुद अपना एक वे बनाओ कि दिमाग में हमेशा बने रहे। तो 1967 में छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ, संघ का निर्माण होगा। किसके द्वारा? खूबचंद बघेल के द्वारा।
इसके बाद 76 में क्या होगा सिम्मी? ऐसे देखती है फिर मुक्ति मोर्चा। याद नहीं है। इसके बाद छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा। किसके द्वारा गठन हुआ ये? शंकर नियोगी। शंकर गुहा नियोगी। शंकर गुहा नियोगी। ये जो नाम लिख रहे देख रहे हो ना, ये छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, छत्तीसगढ़ महासभा, छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, ये 100 बार से ऊपर क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में। कम बोल रहा हूं ना, ज्यादा होगा, कम नहीं होगा। बार बार पूछता है, जोड़ी बनाओ, युग्म बनाओ, चारों का नाम एक साथ दे देगा, चारों का वर्ष दे देगा, बनाओ, चारों का नाम दे देगा, चारों के गठनकर्ताओं का नाम दे देगा, जमाओ, विचार करो करके कूट दे देगा। पहले 2015, 16, 17 में सिंगल लाइन क्वेश्चन पूछता था। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन कौन किया? आंसर कूट चल रहे। छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन कौन किया, कब किया, कौन किया, कब किया, यही क्वेश्चन मिलेगा। ऑब्जेक्टिव उठा के देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन। क्लियर? तो याद रखना है, नहीं रहता यार, इसको उसमें डालोगे, मुक्ति मोर्चा को यहां कर दोगे, भातृत्व को यहां कर दोगे, यही होगा। देखना, एक हफ्ता नहीं पढ़ोगे तो। और सबके साथ होता है, मेरे साथ कई बार हो चुका है। 1976 के बाद आ जाना है 1983 में, और इसमें होगा छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन। ये भी होगा किसके द्वारा? शंकर गुहा नियोगी। शंकर गुहा नियोगी के द्वारा। इसके बाद 1983 में ही पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी, क्या पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का निर्माण हुआ। ये किसके द्वारा? पवन दीवान के द्वारा। क्लियर है? देखो अच्छे से, दिमाग में सेटअप करने का प्रयास करो, पूरी चीजों को अच्छी तरीके से दिमाग में बैठाओ। जितना बार 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 इसको लिखोगे, बार बार पढ़ोगे, जिस फ्लो में मैं बता रहा हूं उसी फ्लो में लिखना है, पढ़ना है। इसके बाद 1994 और 1998 दो डेट। अशासकीय संकल्प, शासकीय संकल्प। इसमें अशासकीय संकल्प प्रस्तुत करने वाला था गोपाल परमार। कौन था? गोपाल परमार करने वाला था। ये गोपाल परमार रायपुर का विधायक था। इसने मध्य प्रदेश की विधानसभा में अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया, जो सर्वसम्मति से पास भी हुआ। अशासकीय संकल्प इसलिए क्योंकि वो वहां का सदस्य था, और वो संकल्प क्या था कि हमें छत्तीसगढ़ बनाना है, या पृथक छत्तीसगढ़ की मांग का अशासकीय संकल्प। 1998 में शासकीय संकल्प, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का शासकीय संकल्प प्रस्तुत हुआ और ये पास हुआ। शासकीय संकल्प कोई प्रस्तुत नहीं करता, सरकार प्रस्तुत करती है, और अशासकीय संकल्प जो विरोध में पार्टीज होती हैं वो उसके सदस्य करते हैं, इसीलिए उसमें नाम था, इसमें नाम नहीं। ठीक? जब ये प्रस्तुत हो गया तब सन 2000 में चुनावी माहौल बना। भारतीय जनता पार्टी के उस समय के वरिष्ठ नेता या सबसे सीनियर पॉलिटिक्स अटल बिहारी वाजपेयी छत्तीसगढ़ आए। छत्तीसगढ़ में 5 सभाएं की और 5 सभाओं में एक ही चीज बोला, आप मेरे को 11 सांसद दो, मैं आपको छत्तीसगढ़ राज्य दूंगा। नारा था उस टाइम के चुनाव। हमारी छत्तीसगढ़ की जनता बहुत समय से पृथक छत्तीसगढ़ की मांग को लेके पीछे पड़ी हुई थी। सभी के सभी नेता, चाहे वो विपक्षीय दल के हों चाहे वो पक्षीय दल के हों, 11 सांसद जिता के भेज दिए। पूरे 11 के 11 सांसद सन 2000 में छत्तीसगढ़ में किसके थे? भारतीय जनता पार्टी। तब क्या? अब तो बनाना पड़ेगा, वादा किए। वैसे भी भाजपा वादा निभाती है, राम मंदिर बनाएंगे बोली थी, बनाएंगे। लोकसभा से भी आ रहा है क्या? क्या लोकसभा से भी आ रहा है छत्तीसगढ़ में?
नहीं, पहले से ही 11 है। एमपी के समय में भी 11 थे। ठीक, तो भाजपा वालों का काम रहता है, जो बोलते हैं वो करेंगे। 370 हटाना था, हटा दिए। राम मंदिर बनाना था, बना दिए। आगे क्या क्या करेंगे, जो बोले हैं सब करेंगे। सबका प्लान चल रहा है। हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे भारत। कोई मुस्लिम थोड़ा ना है। अभी भाषण सुन रहा था एक दिन मोदी जी का, तो कहीं डिबेट में बोल रहे थे कि मैं तो बिना वीजा के लाहौर चले गया, लाहौर। तो वहां के सारे पत्रकार के बीच में चर्चा चलने लगी, बिना वीजा के कोई, वीजा समझते हो ना, किसी दूसरे देश में जाने के लिए परमिट होता है। तो पूरे पत्रकार जितने थे पाकिस्तान के मीडिया वाले, कैसे कैसे हो सकता है बिना वीजा के। तो मैं प्यार से उन लोगों को समझाया, जहां मैं खड़ा हूं वो मेरा ही देश था, और मैं अपने देश में आने के लिए वीजा की जरूरत थोड़ी ना पड़ी। अच्छा बोलते हैं भाई, तभी तो पिछले 3 कार्यकाल से प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो भाजपा की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं सन 2000 में, और प्रधानमंत्री बनते के साथ पहले ही संसद सत्र में लाल कृष्ण आडवाणी एक प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। उस प्रस्ताव का नाम रहता है मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000। इसको पेश करने का काम करते हैं लाल कृष्ण आडवाणी। कौन करते हैं इसको पेश? लाल कृष्ण आडवाणी। सबसे पहले लोकसभा में पेश होगा। लोकसभा कब पेश होगा? 25 जुलाई। पेश होगा 25 जुलाई को, पारित होगा 31 जुलाई को। राज्यसभा में आएगा, राज्यसभा में पेश होगा 3 अगस्त को, पारित होगा 9 अगस्त को। राष्ट्रपति 25 अगस्त को हस्ताक्षर कर देगा, साइन मारेगा। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य बन जाएगा। इसी फ्लो में सारे डेट्स के साथ, सारे ईयर्स के साथ सारी चीजें आपको याद रखनी है। ये 25 जुलाई 2000 है ना, 31 जुलाई 2000, 3 अगस्त 2000, 9 अगस्त 2000, 25 अगस्त 2000। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण संबंधी तिथि क्रम है। फ्लो में याद देखो, मेरे को क्यों याद है, मैं 100 बार बोर्ड में पढ़ा चुका हूं। ये 101 हुआ था, 101 बार के बाद बोलता हूं याद था। बोर्ड में खुद जब पढ़ा था, कितने बार पढ़ा था छोड़ो, तो मिनिमम 150 बार मैं पढ़ा हूं इन चीजों को, लिखा हूं सेम वर्ड को 150 बार, तब याद। आप लोग सोचोगे कि मैं एक बार रट के याद कर लूं, इसको जीवन भर याद रख लूं। आज रटोगे, मैं 1 महीने बाद पूछूंगा, 1 महीने तक नहीं पढ़ोगे, भूल जाओ। तो बार बार रिपीट करो, बार बार रिपीट करो। ठीक है, हाँ मैं एक बार और बता देता हूँ। देखो होता क्या है विवेक, कि जो भी लोकसभा हो चाहे विधानसभा में हो, 2 तरह के प्रस्ताव होते हैं। एक शासकीय प्रस्ताव, गवर्नमेंट करती है, इसमें किसी पर्टिकुलर विशेष आदमी का नाम नहीं होगा। ये प्रस्ताव जब भी पेश होगा, सरकार की तरफ से पेश होता है, वो पेश करें। दूसरा होता है अशासकीय प्रस्ताव, ये किसी भी सदस्य के द्वारा पेश किया जा सकता है। ये पेश कौन करेगा? सदस्य, और वो सदस्य कोई भी हो सकता है, मंत्रिमंडल को छोड़। हाँ,
ये मंत्रिमंडल के द्वारा पेश किया जाता है, ये उस विधानसभा या लोकसभा के सदस्य द्वारा पेश किया जाता है। हाँ, सदस्य। इसीलिए जब भी अशासकीय संकल्प प्रस्तुत होगा कहीं भी, उसमें एक नाम पाओगे, जैसे गोपाल परमार। लेकिन जब शासकीय संकल्प प्रस्तुत होगा तो उसमें नाम नहीं पाओगे, क्योंकि वो शासन द्वारा, सरकार द्वारा प्रस्तुत होगा। ठीक, इतना ही डिफरेंस है, एकदम सिंपल सा। अब देखते हैं इसके आगे कुछ और महत्वपूर्ण बात। बन गया तो छत्तीसगढ़ राज्य बना कैसे? देखो यहाँ क्या हुआ था, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पेश हुआ। जब ये पारित हुआ तो इसका नाम क्या हो गया? मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000। तो छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किसके थ्रू हुआ है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत। मध्य प्रदेश के कुल हिस्से का 30.47% हिस्सा छत्तीसगढ़ के रूप में निर्मित हुआ। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व भाग को छत्तीसगढ़ बनाया गया। जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, राष्ट्रपति थे के.आर. नारायणन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह। ये कुछ प्रमुख बातें थी जो आप लोगों को विशेष तौर पे याद रखनी चाहिए। क्लियर? आगे अभ्यारण्य को देखते हैं। अपन ने अभी देखा छत्तीसगढ़ में कुल 11 अभ्यारण्य हैं, सेंचुरीज, 11 सेंचुरीज। इनको याद करने का एक क्रम बनाया हुआ है मैंने, उसी क्रम में इसको याद रखना है। और उस क्रम के बाद इनके बनने के गठन के क्रम को भी बताया है मैंने। तो पहला है यहाँ पर, क्या नाम है इसका? दूसरा है यहाँ पर, क्या नाम है? तीसरा है यहाँ, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां उज्जैनती और सीता, मैं बता दूंगा। आठवां, नौवां, 10वां, 11वां। सबका नाम भी बता रहा हूँ, सब जिला भी बताऊंगा, सब ट्रेस होगा, क्यों चिंता कर रहे हो? पहला है तमोर पिंगला, कोरिया सूरजपुर। ठीक, ऊपर दिखा है कोरिया सूरजपुर। दूसरा है सेमरसोत बलरामपुर। तीसरा है बादलखोल जसपुर। चौथा है गोमाडा सारंगढ़ बिलईगढ़। पांचवा है महासमुंद में बारनावापारा। अब देखो इसको मैप से कंपेयर करो। ये जो मैप है ना, आप देखोगे सारंगढ़ के नीचे महासमुंद है, महासमुंद के नीचे गरियाबंद है, गरियाबंद के नीचे धमतरी। तो ये सारंगढ़ में, ये महासमुंद में, ये गरियाबंद में, ये धमतरी। तो ये है गोमर्दा, बारनावापारा, उद्यमती, सीता नदी। ये है पामेर, ये है भैरमगढ़, भोरमदेव, अचानक मार्ग। अचानक मार्ग है मुंगेली में, भोरमदेव है कवर्धा में, ये दोनों है बीजापुर में। क्या? हाँ, भैरमगढ़ और पामेर। ये चीजें आएंगी क्लास में, जब मैं अभी 1 पढ़ाऊंगा ना तो फिर से रिपीट होंगी चीजें। तो इसके बारे में चिंता मत करना यदि अभी याद नहीं भी होता है। सर जो बारनावापारा है, हाँ। वो महासमुंद और बलौदा बाजार दोनों, हाँ। दोनों। ठीक, तो ये है, क्योंकि किसी भी अभ्यारण्य की या किसी भी नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान की
सीमा किसी जिले को या किसी जिले तक सीमित नहीं रहती, वो एक से अधिक जिले में भी जा सकती है। ठीक है, तो कुल मिला के ये 11 अभ्यारण्य है। तमोर पिंगला, सेमरसोट, बादलखोल, गोमरडा, बारनवापारा, उद्यमती, सीता नदी, पामेड़, भैरमगढ़, भोरमदेव, अचानक मार्ग। क्लियर? आज के लिए इतना ही करते हैं। जितना पढ़ाया हूँ सबको पढ़ के आओ, शाम को फिर क्लास है। सर एक बार वो बता दीजिए। क्या बताते हैं? प्राकृतिक प्रदेश का दंड कार्य। वो भी बताऊंगा पूरा। नदी लंबा है थोड़ा सा, उसके लिए अलग से 2 घंटा चाहिए। प्राकृतिक प्रदेश का दंड कार्य को बताइए। प्राकृतिक प्रदेश का दंड कारण एक बार देख लो, आ जाओ। प्राकृतिक प्रदेश का दंड कारण का पठार। 4 प्राकृतिक प्रदेशों में छत्तीसगढ़ को बांटा गया है, उसमें से चौथा है दंड कारण का पठार। हाँ, इस पठार के अंतर्गत पूरा का पूरा बस्तर संभाग और आंशिक रूप से मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, बालोद और धमतरी जिले के कुछ स्थान आते हैं। अच्छा, तीनों यहाँ पर मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी है, यहाँ पर बालोद है और यहाँ पर धमतरी है। ठीक, इस पठार का वर्तमान में छत्तीसगढ़ में विस्तार कुल 28.91% में है। कुल विस्तार इतना है। क्लियर? और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 5 भागों में। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा और 5वां भाग। ठीक, इसको बोलते हैं कोटरी बेसिन या कांकेर बेसिन। कोटरी बेसिन या कांकेर बेसिन। इसको बोलते हैं अबुझमाड़ का पहाड़। क्या बोलते हैं इसको? अबुझमाड़ का पहाड़। इसको बोलते हैं उत्तर पूर्वी पठार। उत्तर पूर्वी पठार। इसको बोलते हैं दक्षिण पठार। इसको बोलते हैं सबरी गोदावरी बेसिन। उर्मिल बेसिन। इसी को एक दूसरे निक नेम से जाना जाता है, क्या? उर्मिल बेसिन। अब जब ये स्थिति क्लियर होगी दंड कारण के पठार की, तब आगे चीजों को पढ़ोगे। इतना क्लियर रखो, मैं इनमें और भी चीजें ऐड ऑन करने वाला हूँ। सर इसको पूरा नहीं पढ़ाया है ना? पूरा नहीं, हाँ। ठीक है ना? पहले जितनी चीजें बता रहा हूँ उसको तो याद कर लो, कुछ नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, एग्जाम जल्दी होगा तो अपन संडे को एक्स्ट्रा क्लास लेके खत्म करेंगे कोर्स। आप लोगों का चिंता मत करो, चाहे वो सिविल जज वाले हों, चाहे वो किसी दूसरे एग्जाम वाले। मेरे को कोई भी चीज पढ़ाने के लिए कोई इशू नहीं।